चलिए बच्चों, आज हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले एक थॉट ऑफ द डे। कैसा डर है अगर दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। कैसा डर है अगर दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। यूं ही नहीं हार सकते आप अपने हौसलों से, यूं ही नहीं हार सकते आप अपने हौसलों से। अभी तो आपकी कामयाबी से मुलाकात बाकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपकी जल्दी आपकी कामयाबी से मुलाकात होगी। आप बहुत जल्दी अपने सपनों को पूरे करोगे और जो सोचा है जरूर पाओगे। आज तो लाइन बोलना चाहूंगी, ध्यान से सुनना बेटा। सफलता का जो रास्ता है ना, इतना आसान नहीं होता। जब भी आप एक काम करने लगते हो ना, तो आपको उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती है। दूर से हमको लगता है ये कितना इजी है, लेकिन जब हम उसको करने लगते हैं तो पता चलता है कि इसमें ये भी है, ये भी है और ये भी है। मतलब इतने चैलेंजेस हैं। तो कोई बात नहीं, चैलेंज आया तो क्या हुआ। जब इतना बड़ा सपना आप देख सकते हो, तो क्या इतने बड़े सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, तो फिर करो। यही तो करनी है। अपने हौसलों को कभी हारने मत देना, क्योंकि आप अपने हौसलों से बहुत बड़े हो। आप अपनी हार को अपना साथी ना बनाना, आप अपनी हार को अपना साथी ना बनाना। आप अपनी हार से सीखना और आगे बढ़ जाना। अब अपने सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर को आगे समझते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम सबसे पहले आ गया 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो सबसे पहले हम वर्ड समझेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग एक नाम सबसे पहले आ गया 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो सबसे पहले हम वर्ड समझेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक गोल्स बनाए जाते हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर। जैसे 1950 में प्लानिंग कमीशन के अंदर ये गोल बनाए जाते थे, जो स्पेसिफाइड गोल थे, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे उसको अचीव करने का मोटिव था। अब बेटा एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 1950 में ये सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर जितना भी काम किया जा रहा था उसकी डिपार्टमेंट प्लानिंग कमीशन में के पास थी, तो आज वही काम किसके पास है? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। नीति आयोग का मतलब है बेटा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फेब 2015 में इसने इस चीज को रिप्लेस कर दिया। अब एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे एक और आ सकता है कि जो प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाई गई थी, जिसका मेन काम था सारे के सारे प्लान्स को बनाना और एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे अचीव कराना, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है पीसी महालनोबिस जी। अब इसी में ही प्रशांत चंद्रा इनकी फुल फॉर्म है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्रा महालनोबिस। ठीक है, अब इसी में पीसी महालनोबिस पे लिख दोगे तो चलेगा। अब इसी के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन और आ सकता है, व्हाट इज संख्या? संख्या क्या होता है या जर्नल क्या होता है? तो बेटा ये क्या है, ये इन्हीं के ही द्वारा बनाया गया था, पीसी महालनोबिस जी के द्वारा, और जिसमें सारे के सारे इंडिया के टॉप इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियंस बैठते थे और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काम करते थे। बात समझ आ गया? अब एक बात और समझेंगे, प्लानिंग की ही क्यों जा रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर। प्लानिंग करने का मेन मोटिव है बच्चे कि हमारे जो रिसोर्सेज है ना, वो बहुत स्कार्स है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज किया जाए, इसलिए ये प्रॉपर प्लानिंग चल रही है, जिससे हमारी जीडीपी ज्यादा से ज्यादा बढ़े और हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर सके। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बेटा आ गया 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ी थी। जल्दी बताइए कौन कौन सी? एक कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरी मिक्स्ड इकोनॉमी एंड तीसरी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब बेटा जैसे नाम बता रहा है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जिसमें मेन क्या है? सोशल वेलफेयर। मेन मोटिव क्या रहता है? सोशल वेलफेयर। क्यों रहता है? क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। मेन डिसीजन जो होते हैं वो किसके पास रहते हैं? गवर्नमेंट के पास। और जो अब खुद देखो, गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? लोगों का भला करना। तो गवर्नमेंट किस मोटिव के साथ चल रहा है? सोशल वेलफेयर। कौन सी इकोनॉमी ने इसे अडॉप्ट किया था? चाइना। यहाँ तक क्लियर है? अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है?
उल्टा बिल्कुल, जिसका मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना। क्यों? क्योंकि सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, गवर्नमेंट वहां पे तो काम करेगा जहां पे आप रूल्स को वायलेट करोगे, जहां पे आप रूल्स को तोड़ोगे कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लेकिन आपके डिसीजन मेकिंग में वो इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ऐसी इकोनॉमी को क्या बोला, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। एग्जाम्पल यूएसए एंड यूके। अब हमारे जो इंडिया था, अब जो जवाहरलाल नेहरू जी थे काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, उनको सोशलिस्टिक इकोनॉमी का पैटर्न तो काफी अच्छा लग रहा था, वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी को अडॉप्ट भी करना चाहते थे, लेकिन उसको अडॉप्ट करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हमारी कंट्री, इंडिया की जैसी कंट्री के अंदर प्रॉपर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होना पॉसिबल नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने लास्ट में आके और काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने लास्ट में आके क्या डिसाइड किया कि हम किस पैटर्न को अडॉप्ट करेंगे, मिक्स इकोनॉमी को, यानी जिसमें कंट्रोल गवर्नमेंट का भी रहेगा और जिसमें कंट्रोल प्राइवेट का भी रहेगा। तो एग्जांपल क्या आ गया, इंडिया। समझ आ गया यहाँ तक बात आपको? तीन इकोनॉमी के बारे में समझ आ गया। अब इसी में ही एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डायरेक्टिव प्लानिंग एंड व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है बेटा जी, जहां पे जो स्टेट पार्टिसिपेशन है, यानी जो गवर्नमेंट का रोल है वो ना के बराबर है, बहुत कम है। मेजर रोल किसका है, प्राइवेट सेक्टर का। तो ऐसी प्लानिंग जिसके अंदर मेन पावर, मेन कंट्रोल, मेन डिसीजन मेकिंग की सारी जो ऑप्शंस है, सारे डिसीजन किसके है, प्राइवेट सेक्टर के। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब मुझे क्या आप लोग एक बात बता सकते हैं, डायरेक्टिव प्लानिंग कौन सी इकोनॉमी के अंदर आएगा, जल्दी बताइए, जिसमें सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर ही अपना डिसीजन ले रहा है, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आ गया कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, जिसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग की मेन जो पावर है वो किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास, जिसमें स्टेट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट जिसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये किसके अंदर आएगा, मैम ये तो दोनों के अंदर ही था, ये मिक्स इकोनॉमी थी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी थी। हाँ जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, तो दोनों इसके अंदर लिख दो। समझ आ गई यहाँ तक बात क्लियर आ रही है बेटा जी? अच्छे से समझ आ रहा है? दो बातें आपको अच्छे से पता है ना, नोटिंग जरूर करनी है, साथ साथ काम जरूर करना है, मतलब हाईलाइट जरूर करना है, नोटबुक खोल के रखनी है, और होमवर्क किसी भी दिन स्किप नहीं करना, ठीक है? अगर पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले उसे जरूर सुनो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, एक बार ही रिपीट कर ले जल्दी से। चलिए, हमने 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब जाना कि इसका मतलब होता है अपने गोल्स को अपने इस तरीके से गोल्स बनाए जाए कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, जीडीपी ग्रोथ पे काम कर सके, मिनिमम रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सके। फिर हमने ये जाना कि 1950 में एक कमीशन थी जिसको प्लानिंग कमीशन कहते थे, जिनको किसने बनाया था, पीसी महालनोबिस जी ने, जिनमें एक संख्या नाम की भी डेफिनेशन आ सकती है। इसके अलावा ये प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड हो गया नीति आयोग से। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बेटा नेक्स्ट बात आ गई प्लान के बारे में डिटेल। अब प्लान कहता है कि वाई शुड प्लान हैव गोल्स, प्लान का गोल होना क्या जरूरी है तो क्यों, 1 नंबर का क्वेश्चन। अब आप खुद बताओ, अगर आपका किसी चीज को लेके टारगेट ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, क्या आप कभी प्लानिंग करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। प्लानिंग कब करते हैं, जब मुझको ये चीज चाहिए, जब मुझको ये काम करना है, जब मेरे पास गोल है, तब मैं प्लानिंग करती हूँ। तो कह रहे विदाउट गोल प्लान का मतलब ही नहीं है, तो इसके अंदर आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। अब नेक्स्ट बात आ गई बेटा, 2 टाइप के गोल प्लान्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक लॉन्ग टर्म प्लान। कहते हैं ना, हम किसी को बता रहे होते हैं मेरे को ना ऐसे ऐसे करना है, वो क्या अच्छा वाह ये क्या, अभी तो ये कुछ नहीं है, आगे के तो इतने बड़े बड़े प्लान बना रखे, तो सुनेगा तो हिल जाएगा, बोलते हैं ना हम कई बारी। तो कहने का मतलब क्या है, ये प्लान आपके क्या है, शॉर्ट टर्म, और वो वाले प्लान क्या है आपके लॉन्ग टर्म। अब बात को ध्यान से समझना, आपका लॉन्ग टर्म प्लान है कि मुझको ये कार चाहिए, या मुझको ये बंगला चाहिए, या मुझको ये चीज चाहिए, मुझको ये नाम चाहिए। तो आपके जो छोटे छोटे प्लान होंगे क्या उस रास्ते से होके नहीं जाएंगे? क्या आपके वो बड़े प्लान को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे। यानी जितने भी छोटे छोटे प्लान होंगे, अल्टीमेट तो वो बड़े प्लान को ही अचीव करने में लग रहे हैं। इतनी बात समझ आई? और बड़े प्लान तो आपके फिक्स्ड है कि मुझको ये चाहिए,
लेकिन हो सकता है हर ईयर का प्लान अलग अलग हो कि इस साल में तो मेरी इतनी इनकम आ जाए या इस साल में मुझे इतना भी मिल जाए। तो शॉर्ट टर्म प्लान्स बेटा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान्स आपके फिक्स है, और जो शॉर्ट टर्म प्लान वो बनेंगे वो लॉन्ग टर्म प्लान को फुलफिल करने के लिए ही बन रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? यानी मैंने इतना बड़ा कंसेप्ट आप लोगों ने ऐसे ही कर लिया। कैसे मैम? हमने देखा दो तरह के प्लान होते हैं, एक होते शॉर्ट टर्म प्लान, यानी हर 5 साल बाद आपके प्लान चेंज होंगे, हर 5 साल बाद जो सरकार आती है वो अलग मोटिव के साथ आती है, इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म प्लान। और लॉन्ग टर्म प्लान जो 5 है वो फिक्स है, तब से चलते आ रहे हैं और आज तक सेम है। क्लियर है? अब बेटा एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिस्पेक्टिव प्लान क्या होता है? तो जो जिसमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रिस्पेक्टिव प्लान। अब इसी के अंदर आ जाता है लॉन्ग टर्म प्लान को एक्सप्लेन करो। बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्या मैम शॉर्ट टर्म में से नहीं आता? आता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन गोल क्या था, लास्ट 5 ईयर प्लान का मेन गोल क्या था, तो वो मैं आपको बताऊंगी। पहले लॉन्ग टर्म को समझते हैं। अब इसके अंदर 5 पॉइंट आ गया बेटा। पहला आ गया जीडीपी ग्रोथ। कोई भी सरकार का सबसे बड़ा मोटिव होता है जीडीपी ग्रोथ। मैम हम तो परेशान हो गए, जीडीपी सुनते हमें समझ नहीं आया, तो सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीडीपी का मतलब होता है बेटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक बात को ध्यान से समझना, जैसे नाम बता रहा है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी इकोनॉमी में जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी ना उतना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगी? प्रोडक्शन बढ़ी मतलब आउटपुट बढ़ी, आउटपुट बढ़ी मतलब लोगों को काम मिला, ऐसे थोड़ी ना बढ़ा, लोगों ने ज्यादा काम किया, ज्यादा प्रोडक्शन हुई। प्रोडक्शन बढ़ी, आउटपुट बढ़ा, लोगों को काम ज्यादा मिला, मतलब जो गरीब थे उसको रोजगार मिल गया, गरीबी भी दूर हो गई, कितने सारा काम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, वो अलग। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ? अब जाहिर सी बात है ऐसे थोड़ी ना काम कर दोगे, अपनी बिल्डिंग्स बनाओगे, मशीनें लाओगे, सारी की सारी चीजें हो रही है। तो आप खुद देखो ना जीडीपी का बढ़ना कितना जरूरी है। तो एक सरकार का मेन मोटिव होता है जीडीपी पे ध्यान देना। जीडीपी बढ़ेगी तो ये सारी चीजें अपने आप होती रहेगी ना, गरीबी दूर होगी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि रोजगार मिलेगा। यहाँ तक क्लियर आ रहा है आपको मेरी बात समझ? जीडीपी ग्रोथ मेन मोटिव है। सेकेंड बात समझे? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब समझिए सेकेंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? मॉडर्नाइजेशन। कितना सिंपल। अब आप भी समझिए, आप जहाँ पे आप क्या चाहेंगे? आप अपने आप को एडवांस करें या फिर नीचे लेके आए? एडवांस करें, है ना, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी 10th तक की नॉलेज है, 2 साल बाद 12th तक की नॉलेज हो गई, राइट? तो बेटा जो आप अब पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? अपने आप को मॉडर्न करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। ऐसे ही सरकार का मोटिव है, हर प्लान में उसका क्या टारगेट रहता है कि हम किस तरीके से काम करें कि हमारी इकोनॉमी मॉडर्नाइज हो जाए, नई टेक्नोलॉजी को लाया जाए। क्यों लाया जाए मैम? ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा ये इसलिए जरूरी है, ये सेम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट देता है। आप अपनी ही बात देख लो ना, अगर मैं बात करूं पहले के टाइम पे, आपने तो वो टाइम भी शायद नहीं देखा होगा, अगर ध्यान हो तो देखना, पहले के टाइम पे प्रोसेसिंग में राउंड 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 ही आता रहता था। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉपर फैसिलिटी थी ही नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? मैम हम इतने बुढ़े थोड़ी ना है कि हमने वो चीज नहीं देखी होगी, लेकिन प्रॉपर ऑपरेट तो जियो के बाद ही किया ना, जब हमने क्लिक किया और सामान आ गया। आपको पता है 1 GB पूरे महीने का मिलता था, 1 GB पूरे महीने का। अब हम 1 GB दिन का तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं दिन का कितना यूज कर लेते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन में हमारा काम कितना आसान हो गया ना, जहाँ पे हमें इतना देर वेट करके एक चीज मिलती थी, आज जस्ट फ्यू सेकेंड्स में मिल रही है। तो मॉडर्नाइजेशन कम रिसोर्सेज में ज्यादा पावर देता है, ज्यादा आउटपुट देता है। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट समझ आ गया, जीडीपी ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट बेटा जी क्या आ गया आपका? इस पॉइंट को ध्यान से समझना। पहले 2 इजी कर लो। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अब इसी से ही मिलता जुलता है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब अब सरकार कहता है, अब इसको भी एक बार ही सुनना, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ डेफिनेशन। रोजगार मिलना। रोजगार किसको मिलना? देखो कहता है जो इंसान काम करना चाहता है, ठीक है, काम करने के लायक भी है और काम कर भी रहा है, वो रोजगार है। जैसे मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे काम मिला हुआ है, मैं रोजगार हूँ। आपकी मदर काम नहीं कर रही, क्या वो बेरोजगार है? नहीं, क्योंकि मैम वो तो काम ही नहीं करना चाहते ना। समझ आ रही है? तो एम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे, एम्प्लॉयड किसे कहेंगे? जो काम करना चाहता है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को तैयार है,
तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एम्प्लॉयड है। और सेम करना चाहती हूँ, करने को तैयार हूँ, जो भी रेट चल रहा है, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा, मैं क्या हूँ, अनएम्प्लॉयड। तो क्या सरकार चाहेगी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयड ज्यादा हो, बेरोजगार ज्यादा हो? कभी भी नहीं चाहेगी। क्योंकि आप खुद देखो ना, अगर इंसान बेरोजगार है तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, अगर वो रोजगार, उसको काम मिलता तो वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता, अपना कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करता, प्रोडक्शन करता, कुछ भी करता। तो किसी भी सरकार का मेन टारगेट होता है, अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको काम जरूर दिया जाए। तो इस डायरेक्शन में चल रहा है। क्या मोटिव है, फुल एम्प्लॉयमेंट। मैम फिर ये अचीव क्यों नहीं हो पाता? हम तो कितनी बारी सुनते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगार इतने घूम रहे हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये क्यों नहीं अचीव हो पा रहा? क्योंकि मेन रीजन क्या है, पॉपुलेशन। लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब सरकार ने नौकरियां बढ़ाई, लेकिन जनसंख्या भी बढ़ गई, पॉपुलेशन भी बढ़ गई। अब वो बेचारे भी क्या करें? समझ आ रही है मेरी बात? तो वो फिर अल्टीमेट वहीं पे वही रह जाता है। अभी मेन टारगेट तो सरकार का यही है, जो हमारी मैन पावर है उसको यूटिलाइज करो। तो उसके लिए गोल्स तो प्रॉपर बनाए जाते हैं कि हम इस चीज को अचीव कर सके। क्लियर हो गया? 3 बातें समझ आ गई। इसी में बेटा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में से भी आ सकता है आपका, और ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी आ सकता है। तो इसको तो इम्पोर्टेंट मार्क आप कर ही लो। अब मैम इसको एक बार डिटेल में करा दो, तो सुन लीजिए। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहे सबको रोजगार मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बेरोजगार नहीं है। ये क्या है? अब ये पूछ रहा है कि आप इस बात से सहमत है? हाँ जी, हम इस बात से सहमत है। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना, कह रहे सबको रोजगार मिल रहा है, फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बेरोजगार नहीं है। कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो इकोनॉमी में रहेगी। जैसे स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। अभी बात को ध्यान से सुनना, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हट के, मतलब डिफरेंट टैक्स, मिसलेनियस टैक्स हट के क्या आ गया, हमारा जीएसटी आ गया, वन नेशन वन टैक्स आ गया। अब जिन्हों को प्रॉपर नॉलेज थी इनडायरेक्ट टैक्स की, और अब जो जीएसटी आ गया, बीच में वो जब तक अपडेट नहीं होंगे तब तक उनको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपर्ट किस में थे, इसमें। अब चाहिए क्या, ये तो जब तक वो अपग्रेड नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक बेरोजगार रहेंगे। मतलब मैंने 3 महीना काम सीखने में लगा दिया, स्ट्रक्चर चेंज मतलब पैटर्न ऑफ डिमांड में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। बात समझ आ रही है आपको मेरी, क्या कहना चाह रही हूँ? तो क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए। अब मैंने क्या करा दिया, जीडीपी ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्नाइजेशन, 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो। नेक्स्ट आ गया बेटा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, अब सरकार कहती है कि भैया अगर मैं ग्रोथ कर रही हूं, अब खुद देखो, एक टीचर काम कर रही है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाए, लेकिन एक पोर्शन के लिए कर रही है। क्या पूरी क्लास का ग्रोथ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सरकार का भी मेन टारगेट रहता है कि वो ईच एंड एवरी सेक्टर पे इक्विटेबल, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे। अब एक बच्चे को मैंने काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे दी, एक को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। कई बार ऐसा होता है, गांव के जो बच्चे होते हैं जिनके पास लेस टेक्नोलॉजी है या मनी की प्रॉब्लम है, उनको कई बार उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती जितनी उनको मिलनी चाहिए। बात समझ आ रही है मेरी? तो क्या उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है ऊपर जाने की? नहीं। तो इस रीजन से भी कई बारी टैलेंट छुप जाता है। ऑल्दो नेट के कारण कितने सारे टैलेंट्स निकल के भी आते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें कि जो टैलेंट हमारे आगे आना चाहिए, लैक ऑफ रिसोर्सेज, वो टैलेंट नहीं आ पाता। तो सरकार का मेन टारगेट रहता है कि हर सेक्टर पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहे, हर एक को समानता का अधिकार रहे, सबको इक्वल मौका दिया जाए हर सेक्टर में, ताकि हर एक अपनी ग्रोथ को कर सके। 4 पॉइंट क्लियर हो गए? अच्छे से नोट कर रहे हो ना? साथ साथ चेक कर सकती हूँ मैं कभी भी, समझ लो वहीं पे ही बैठी हूँ और तुम्हें पढ़ा रही हूँ। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? ठीक है, चलो साथ साथ नोटिंग भी हो गई, पॉइंट्स भी समझ आ गए, और हम होमवर्क तो डेली कर ही रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो, लास्ट वन, सेल्फ सफिशिएंसी। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब कहते हैं जब तक क्या आप अपने में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगे,
तो आप किसी और की मदद कर सकते हैं? कभी कभी भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम, अगर आप किसी पे किसी काम के लिए डिपेंड है तो वो आपको किसी भी टाइम थ्रेटन कर सकता है, मैं बंद कर दूंगा ये काम। उसको पता है आप टोटली उस पर डिपेंड है। एग्जाम्पल दूं, लड़कियों के केस में तो कितनी बार होता है, गर्ल्स बहुत लेट एक्टिवा सीखती है ड्यू टू मेनी रीजंस। कईयों को तो डर बहुत ज्यादा होता है। तो जब एक्टिवा लेट सीखी तो तब तक किस पे डिपेंड है? पेरेंट्स पे, या भाई बहन पे, या फिर फ्रेंड्स पे। अब क्या हुआ, एक दिन फ्रेंड की लड़ाई होगी, अब ट्यूशन पे बैठे थे, उसने क्या किया, छोड़ के आ गई। अब घर आके वो रोई, मम्मी मेरे पास तो मेरे को एक्टिवा चलानी नहीं आती तो वो मुझे छोड़ के आ गई। आपको अपनी डिपेंडेंसी के बारे में पता चला कि किसी पे डिपेंड होना कितना गलत है। सेम एज ब्रदर्स से लड़ाई हो गई तो उसने छोड़ने से मना कर दिया, आपकी क्लास मिस होगी। कईयों को तो हंसी आ रही होगी क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ होगा, राइट। तो चलिए अब इसी पॉइंट को समझते हैं। इंडिया भी बेटा ऐसा था, हम फूड ग्रेन के लिए, यानी जो हमारी बेसिक एसेंशियल नीड है उसी के लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंड थे। अब सारा का सारा सामान हमारा दूसरी कंट्री से आता था। अब क्या हुआ, जब वॉर चल रहे थे तो यूएसए ने हमें डराना स्टार्ट कर दिया, जिससे काफी सारा सामान आता था, और बोला पाकिस्तान से वॉर बंद करो। अब जैसे ही उसने ये लाइन बोली, हम अब वो अगर आगे से कुछ कर रहा है तो जाहिर सी बात है हम भी जवाब देंगे। तो मतलब उन्होंने हमें थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हमारे पास उस चीज की कमी थी। तो उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, हम तुम्हारा ये खाना पीना बंद करा देंगे। अब हम करता क्या ना मरता, इधर भी फंसे और उधर भी फंसे। अगर लड़ेंगे नहीं तो दिक्कत, और अगर हम इनकी बात मान गए, नहीं माने, तो फिर हमें फूड ग्रेन नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है मेरी आपको? तो बेटा अपनी जिंदगी के अंदर भी ये बात समझ लो। इस पॉइंट से पढ़ते पढ़ते कितना अच्छा लेसन मिला कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। अगर किसी चीज की कमी है, कभी किसी पर डिपेंड ना रहो। तो चलिए बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो, और अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक ज़रूर करो। अपनी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो, और अपने कमेंट्स को फीडबैक में हमें ज़रूर दो, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।